Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir. यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, हर एक प्रकार के बोर्ड्स के अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज के लेसन में हम सीखेंगे दैट इज होली फेथ पब्लिकेशन का क्लास 7 का जो टेक्स्ट बुक है उसके जो लेसन है, लेसन नंबर 6 जो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। लेसन नंबर 1 to 5 के वीडियोस हम लोग ने ऑलरेडी बना दिए जो आप हमारी चैनल में ही देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो यहाँ पर जो मीनिंग है हम लोगों को पता चल जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस इट इज एक्चुअली डूइंग द वर्क ऑफ रिलेटिंग। ओके, सो वो प्रोनाउन भी है और वो रिलेटिंग का भी काम कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ये बुक हम लोग बुक में से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए रूल बाय रूल, लाइन बाय लाइन हम लोग सीखेंगे। So number 1, I met Mohan. Mohan had just written. I met Mohan who had just written. तो यहाँ पर who वर्ड इस्तेमाल करके दो सेंटेंस को कंबाइन किया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। I have found the pen. I had lost the pen. I have found the pen which I had lost. Okay. Here is the book. You lent me the book. Here is the book that you lent me. Okay. यहाँ पर तीन वर्ड्स है, who, which and that. ये तीनों ने काम क्या किया हम लोग पढ़ेंगे। Now let us examine the work done by who, which and that. These words refer to the noun going before. और ये जो सेंटेंस है उसके लिए नाउन के जैसा काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, thus they are doing the work of pronoun. इसलिए वो प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन की जगह ले ली है और वो वर्ड जो है नाउन को रिप्लेस करता है, इसलिए वो प्रोनाउन का काम करते हैं। एंड दे ऑल्सो ज्वाइन टू स्टेटमेंट, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। देयरफॉर दे आर डूइंग द वर्क ऑफ व्हाट, कंजंक्शन। वो कंजंक्शन का भी काम कर रहे हैं और उसको बोल सकते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सो दे आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोनों को साथ में मिला के हम लोग देखते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। नाउ उसके डिफरेंट फॉर्म है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल जान के लो। तो जब सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर पॉजिटिव केस में वर्ड आते हैं तो हु, हुम और हुज वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग ने प्रीवियस लेसन नंबर 5 में ऑलरेडी देख लिया है। पर जब वो थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है जब रिलेटिव प्रोनाउन, तो थिंग्स के लिए विच, दैट इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में भी सेम विच, दैट। पर पॉजिटिव केस में हुज एंड ऑफ विच इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो विच वर्ड है उसका पॉजिटिव केस होता नहीं है, इसलिए हम लोग ऑफ आगे लिख कर उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे, जो हम लोग ने प्रीवियस लेसन में ऑलरेडी देख लिया है। नाउ लेट अस सी द रूल्स। ओके, ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। सब्जेक्ट के लिए हु एंड पर्सन, सब्जेक्ट में हु पर्सन के लिए, एंड ऑब्जेक्ट में हुम पर्सन के लिए, एंड पॉजिटिव में हुज पर्सन के लिए। बट सब्जेक्ट में थिंग्स और एनिमल के लिए विच एंड दैट, एंड ऑब्जेक्ट में थिंग्स एंड एनिमल के लिए विच एंड दैट, एंड पॉजिटिव केस के लिए हुज एंड ऑफ विच, थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। टेबल अच्छी तरह से लर्न कर लो। अभी हम लोग रूल्स में सीधे जाएंगे। रूल नंबर 1, एज ए जनरल रूल who, whom and whose are used for persons only. ओके, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये तीनों, 1, 2 और 3, वो सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द मैन हु रॉब्ड। ओके, यहाँ पर मैन पर्सन है, इसलिए हम लोग हु इस्तेमाल करेंगे। सी इज द गर्ल हुम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुम इस्तेमाल करेंगे। द फिल्म इज अबाउट द मैन whose wife betrays him. Okay, यहाँ पर whose इस्तेमाल करेंगे। ये सारे पर्सन है, याद रखो। नंबर 2, जब थिंग्स आते हैं, which is used for things without life, things without life मतलब ऐसी चीजें होती है जिसकी लाइफ नहीं होती है। एंड फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी हम लोग which इस्तेमाल करेंगे। इट इज यूज इन द सिलेक्टिव और रिस्ट्रिक्टेड सेंस, यहाँ पर भी सिलेक्टिव और रिस्ट्रिक्टेड सेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मोमेंट विच, अभी जो मोमेंट है ना वो थिंग है, नॉन लिविंग है, इसलिए विच इस्तेमाल किया है। द हॉर्स एनिमल है, इसलिए मैंने विच इस्तेमाल किया है। द कार विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन। ओके, कार जो है वो थिंग्स है, उसके लिए मैंने विच वर्ड इस्तेमाल किया। नाउ लेट अस सी दैट। अभी दैट एक ऐसा वर्ड होता है ना जो यहाँ पर दोनों जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों विच एंड दैट दोनों जगह पर कॉमन है, सब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट में। सो लेट अस सी द रूल फॉर दैट। That is often used for who, whom और which. Okay, who के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, that इस्तेमाल कर सकते हो, whom के लिए भी और which के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये जो वर्ड है ना who, यहाँ पर भी तुम that इस्तेमाल कर सकते हो और मीनिंग कंप्लीट आएगा। देखते हैं कैसे। This is the boy
दिस इज द बॉय हु आई टोल्ड यू. ओके, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है, पर दैट भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ. ओके, आई नो द हाउस विच ही लिव्स. विच की जगह पर दैट भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्लीट मीनिंग आएगा. द गर्ल्स whom या तो दैट इस्तेमाल करो, ही एम्प्लॉयड वर नॉट ऑनेस्ट. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेबल है यहां पर आप ऊपर भी दैट लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग भी सेम आता है. ओके, ये टेबल आप इस तरह से लर्न करो कि पर्सन के लिए हु और दैट, हुम और दैट दोनों भी आएगा. विच और एनिमल और थिंग्स के लिए विच दैट वो भी आएगा. तो इस प्रकार से ये टेबल लर्न करेगा अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3, क्योंकि जो दैट है वो तीनों के साथ यूज हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ रूल नंबर ओके, उसके आगे जाएंगे. एक्सरसाइज है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हो. इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ये एक्सरसाइज आप आपके घर पे कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन, कंबाइनिंग सेंटेंसेस बाय द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. अभी हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे. ओके, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक दिया है, वर्ड कौन सा रखना है वो तुम्हें पता चल गया है, पर तुम्हें दो सेंटेंस दिया, अभी दोनों को कैसे जोड़ने का और कौन सा वर्ड यूज करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे. तो उसके कुछ टाइप्स है रूल्स के. तो दैट इज टाइप नंबर 1. ओके, हु इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. हु जब सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है तो कैसे दो टाइप में हम लोग चेंज कर सकते हैं. नंबर 1, I know a man, the man has been to Iceland. ओके, अभी यहाँ पर देखो कॉमन वर्ड कौन सा है, अ मैन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है और यहाँ पर सब्जेक्ट में है. तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा. क्या हो जाएगा, आई नो अ मैन, फिर ये जो वर्ड है ना उसकी जगह पर हु लिख देने का, बाकी का पूरा कंप्लीट कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है, यहाँ पर सब्जेक्ट में है, तो इस प्रकार से हमें ज्वाइन करना है. पूरा पहला सेंटेंस, उसके बाद डायरेक्ट हु और सेकंड सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके, इजी. नंबर 2, हियर इज द डॉक्टर. यहां पर डॉक्टर ऑब्जेक्ट में है और यहां पर द डॉक्टर सब्जेक्ट में है. दो सेंटेंस अलग अलग है. तो क्या करने का, पहला पूरा सेंटेंस और ये डॉक्टर की जगह पर हु लिख देने का और सेकंड सेंटेंस कंप्लीट करने का. अंडरस्टैंड. तो टाइप 1 बहुत इजी है. नाउ लेट्स सी टाइप नंबर 2. टाइप 2 में क्या हो जाएगा, द थीफ स्टोल द वॉच, द थीफ वॉज पनिश्ड. अभी यहां पर सेंटेंस 1 में भी वो सब्जेक्ट है और सेंटेंस 2 में भी वो सब्जेक्ट ही है, दोनों में सब्जेक्ट है. तो क्या करना होता है, तो पहले तो द थीफ लिख देने का और उसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लेने का और फिर पहला सेंटेंस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस कंप्लीट करो. आया समझ में. मतलब ये जो वर्ड है दो बार आया है, उसको रिपीट नहीं करना है, पर दोनों भी शुरुआत में ही है, तो शुरुआत में ही वो वर्ड लिख के डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन लिखना जरूरी है. फिर पहले सेंटेंस के रिमेनिंग वर्ड्स यहां पर और दूसरे सेंटेंस के रिमेनिंग वर्ड्स. क्लियर. सेकंड एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करता हूं. He does his best, he does his best, ये हमारा जो कॉमन वर्ड है. ओके, सेकंड सेंटेंस में भी ये भी कॉमन है, दोनों में वो सब्जेक्ट की जगह पर आए. तो ही, फिर उसके बाद डायरेक्टली रिलेटिव प्रोनाउन, फिर पहले सेंटेंस के वर्ड्स और उसके बाद दूसरे सेंटेंस के वर्ड्स. क्लियर. ओके, नंबर 2, यहां पर हम लोग देखेंगे हु और हुम इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी ये जो वर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो क्या करना है, मतलब वो ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो क्या करना है. नोट द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ हु इज हुम, बट दिस इज कंसिडर वेरी फॉर्मल. हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में सीखा है कि हुम जो है वो वेरी फॉर्मल इस्तेमाल होता है, तो उसकी जगह पर हु इस्तेमाल कर सकते हैं. इन स्पोकन इंग्लिश वी नॉर्मली यूज हु और दैट इन प्लेस ऑफ हुम. हुम की जगह पर हु और दैट इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में. We should use whom only when a preposition is placed before it. अगर वो preposition पहले आता है तो उसके बाद हम लोग whom इस्तेमाल करना है, और उसी को who से इस्तेमाल करना है तो preposition लास्ट में प्लेस करना है, जो हमने प्रीवियस लेसन में ऑलरेडी सीखा है. ओके, नाउ एग्जांपल, द मैन इज डेफ, यू स्पोक टू द मैन. ओके, यहां पर क्या हो रहा है, द मैन इज डेफ, यहां पर द मैन की बात करें, यू स्पोक टू द मैन. ओके, तो यहां पर एक जगह पर सब्जेक्ट में, यहां पर एक जगह पर ऑब्जेक्ट में है, और वो भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम लोग ढूंढ रहे हैं. ओके, सो द मैन हु यू स्पोक टू, ओके, हु यू स्पोक टू, ये वाला पार्ट, द मैन, ओके, हु यू स्पोक टू इज डेफ. ओके, यहां पर मैं अगर ऐसे बोलता हूं, द मैन हु इज डेफ यू स्पोक टू. ओके, तो मीनिंग थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया और सेकंड वाला सेंटेंस पहले ले लिया और फिर पहले वाले सेंटेंस का रिमेनिंग वर्ड्स लिया है. या तो फिर मैं बोल सकता हूं द मैन टू हुम, टू अगर है तो टू हुम यू स्पोक इज डेड. ओके, टू हुम, टू के बाद हुम यू स्पोक इज डेड. ओके, इस प्रकार से तुम
कर सकते हो। ओके, मैं पहले से फिर से एक बार बता देता हूँ। सेकंड वाला सेंटेंस जो होता है द मैन, ये मेरा कॉमन वर्ड्स है और उसके बाद टू आया है तो टू के साथ हुम ले लेना है साथ में, फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द सेकंड सेंटेंस एंड रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। अभी ये जो होता है कि फर्स्ट सेंटेंस की रिमेनिंग वर्ड पहले लेने की कि सेकंड वर्ड के मीनिंग रिमेनिंग वर्ड्स पहले लेने की, वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड रहता है कि कहां पर अच्छा मीनिंग निकलता है। उसके हिसाब से तुम्हें सेकंड सेंटेंस के रिमेनिंग वर्ड्स ले सकते हो पहले, या तो फिर फर्स्ट सेंटेंस के रिमेनिंग वर्ड्स ले सकते हो। दोनों भी ट्राई करके देखो और कौन सा वाला अच्छा लगता है वो वाला लिखना है। नेक्स्ट वन क्योंकि क्या होगा कि दूसरा वाला जो होगा ना उसका मीनिंग अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, द बॉय बॉल्स वेरी वेल, यू सी हिम देयर। ओके, यहाँ पर जो कॉमन वर्ड्स है मेरे कौन से हैं, द बॉय, और उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया है हिम। ओके, सो आंसर कैसे रहेगा, द बॉय हुम और हु यू सी देयर, यू सी देयर, मतलब सेकंड जो सेंटेंस है उसके पूरे रिमेनिंग वर्ड्स लेना ही है। फिर उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के रिमेनिंग वर्ड बोल्स वेरी वेल। ओके, इस प्रकार से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप 2-4 बार ये देखोगे ना तो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो, हु से भी ट्राई करो और हुम से भी ट्राई करो और सेंटेंस बना सकते हो। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रूल, दैट। ओके, नाउ दैट एंड विच इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अगर दैट एंड विच सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो क्या करेंगे, वी कैन यूज दैट और विच फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, ये हम लोग ने ऑलरेडी रूल्स में सिखा है, एंड फॉर द एनिमल्स, एंड विच इज मोर फॉर्मल। विच जो होता है ना वो ज्यादा फॉर्मल होता है, बट दैट वो जो होता है वो इनफॉर्मल होता है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी, उसके 3 टाइप्स है, 2 टाइप्स है, हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। नंबर 1, आई हैव लॉस्ट द पेन, द पेन वॉज गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। द पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है, द पेन यहाँ पर सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला सेंटेंस पूरा का पूरा लिख दो और उसके बाद फिर उसके बाद दैट और विच लिख दो, सेकंड सेंटेंस के रिमेनिंग वर्ड्स लिख दो, तुम्हारा काम हो गया। सेकंड एग्जांपल, वी हैव अ डॉग, ये जो डॉग है वो पहले सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में इट, ये हमारे कॉमन वर्ड्स है। तो क्या करेंगे, वी हैव अ डॉग दैट और विच वॉचेस अवर हाउस एट नाइट। ओके, पहला सेंटेंस पूरा का पूरा लिखना है, फिर उसके बाद दैट विच, ये इट निकाल के बाकी का सेंटेंस के रिमेनिंग वर्ड्स लिख देना है। इजी। ओके, नाउ लेट अस सी टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। ओके, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ये द ट्रेन मेरा कॉमन वर्ड्स है। सेकंड सेंटेंस में द ट्रेन गोज टू दिल्ली। अभी दोनों भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट में है, तो क्या करना है, पहले वो सिर्फ द ट्रेन लेना है, उसके तुरंत बाद मुझे रिलेटिव प्रोनाउंस रखना है, और उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस या तो सेकंड सेंटेंस एंड द रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस तुम लिख सकते हो। ओके, देन द सेकंड एग्जांपल, द शॉप इज फॉर सेल, यहाँ पर द शॉप जो कि हमारा कॉमन है, तो उसको लेकर तुरंत बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउंस लिखना है, एंड देन रिमेनिंग वर्ड्स ऑन द सेकंड सेंटेंस एंड रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, और मेरा सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। नंबर 4, दैट एंड विच इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ये सारे वर्ड जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं तो क्या करना है, we can use that or which as an object, but if there is a preposition placed before that we can use only which। अगर preposition है तो हम लोगों को which इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो which इस्तेमाल करेंगे। Now let us see example, कैसे करेंगे। okay, so example number 1, I have found the pen। okay, ये मेरा कॉमन वर्ड है। ओके, इसको लेकर मुझे कंबाइन करना है। आई हैड लॉस्ट द पेन, सेकंड सेंटेंस में भी, दोनों भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में है, तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव फाउंड द पेन दैट और विच आई हैड लॉस्ट। ओके, यहाँ पर पहला सेंटेंस कंप्लीट लिखना है, फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, एंड देन द रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द सेकंड सेंटेंस मेरा कंबाइनिंग यूज हो गया है। नेक्स्ट वन, द हाउस इज फॉर सेल, आई यूज्ड टू लिव इन इट। ओके, यहाँ पर द हाउस और इट वो जो है वो दोनों कॉमन है, क्योंकि ये इट द हाउस के लिए इस्तेमाल किया है, प्लस उसके आगे प्रीपोजिशन आ गए हैं। तो प्रीपोजिशन आए हैं तो हमें हमेशा दैट विच नहीं यूज करना है, विच वर्ड इस्तेमाल करेंगे। द हाउस, ओके, ये मेरा कॉमन वर्ड है। इन विच, इन और विच पूरा लिखेंगे हम लोग। आई यूज्ड टू लिव, रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द सेकंड सेंटेंस, इज फॉर सेल, रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। और द हाउस, उसकी जगह पर दैट भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि दैट जो होता है वो थोड़ा बहुत यूनिवर्सल है, पॉसेसिव केस को छोड़कर सभी जगह पर आ सकता है। तो दैट आई यूज्ड टू लिव इन इज फॉर सेल, पर जब दैट इस्तेमाल करते हैं तो इन जो होता है वो सेंटेंस का ये फॉर्मेशन में आएगा। मैं यहां पर बताता हूं,
द हाउस आई यूज टू लिव इन, दैट आई यूज टू लिव इन, इन लास्ट में आएगा दैट अगर इस्तेमाल किया है तो, ओके पर अगर विच इस्तेमाल किया है तो इन प्रीपोजिशन उसके पहले आ जाएगा, ये बात याद रखना है। नाउ रिमेंबर वी कैन नॉट से द हाउस इन दैट आई यूज टू लिव, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, दैट के आगे प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। अगर प्रीपोजिशन आगे लिखना है तो यहां पर हम लोगों को क्या लेना है, विच इस्तेमाल करना है। नंबर 5, द वर्ड हुज और ऑफ विच इन दी पॉजेसिव केस। अभी ये जो वर्ड होते हैं हुज और ऑफ विच, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हुज इज फॉर पर्सन एंड ऑफ विच इज फॉर थिंग्स, पर दोनों भी क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस है, याद रखो ये वाला पर्सन के लिए, ये वाला थिंग्स के लिए। सो लेट्स सी एग्जांपल, द बॉयज बाइसिकल ब्रोक डाउन। अभी बॉयज जो एपोस्ट्रोफी एस है वो हमें दिखाता है कि ये पॉजेसिव केस है, ओके। द बॉय वॉक टू द स्कूल, और दोनों में वो कौन सी जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है। तो क्या करेंगे, द बॉय पहले ये लिख देने का, फिर उसके तुरंत बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन पॉजेसिव केस का हुज लिखना है। देन रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, बाइसिकल ब्रोक डाउन and remaining words of the first sentence, walk to the school, हमारा आंसर कंप्लीट। and then second one, the team has won, I am member of the team, the team has won, the team यहां पर है and the team यहां पर है, यहां पर सब्जेक्ट में है, यहां पर ऑब्जेक्ट में है। तो क्या करना है, पहले the team लिख देने का, उसके तुरंत बाद यहां पर हमें रिलेटिव प्रोनाउंस वर्ड लेना है। पर याद रखो ये जो the team है वो एक थिंग है, कोई पर्सन नहीं है, इसलिए of which I am member has won, remaining words of the सेकेंड सेंटेंस एंड रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। और उसके बाद जो ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ओके, उसके आगे कोई रूल्स है, ओके कोई रूल्स नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउंस जो भी वर्ड्स हैं, ऑफ, विच, दैट, हु, हुम, हुज, ऑफ विच, वो सारे वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज वीडियो में लिख के हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।